आंकड़े कुछ और आए थे, परिणाम कुछ और आए थे, कई लोग आसपास भी पहुंचे थे। लेकिन बता दें आपको कि 2018 में मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए एबीपी सीएसडीएस की तरफ से यह कहा गया था कि बीजेपी को 94 सीटें मिलेगी, कांग्रेस को 126 सीटें मिलेगी। हालांकि कांग्रेस को 114 सीटें मिली और बीजेपी को 109 सीटें बाद में मिली। जी सोनल जी। बिल्कुल। और एबीपी सीएसडीएस का ये सनी बता रहे थे, आपके साथ साझा कर रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे और अब आपको टाइम्स नाउ सीएनएक्स के बारे में बता देते हैं कि 2018 में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी को 126 मिल रही हैं, कांग्रेस के खाते में 89 सीटें जा रही हैं, जबकि अदर्स को 15 मिल रही हैं। हुआ क्या था दर्शकों, सब कुछ आपके सामने। कांग्रेस को 114 मिली थी, बीजेपी को 109 मिली थी, बीएसपी को 2 मिली थी, एसपी को 1 और अदर्स को 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। न्यूज नेशन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। बीजेपी को 110 सीटें तो कांग्रेस को 107 सीटें और अदर को 13 सीटों को मिलने की बात उन्होंने कही थी। तो बिल्कुल। और अब हम आते हैं न्यूज नेशन की तरफ। और न्यूज नेशन की यदि बात करें तो न्यूज नेशन सबसे सटीक बैठा था। बिल्कुल। और इसमें 110 सीटें बताई थी बीजेपी को, चूंकि जो आंकड़ा बीजेपी को वोटों में और कहें कि काउंटिंग में तब्दील हुआ था वो 109 हुआ था, यानी ये सबसे सटीक बैठा था। हालांकि कांग्रेस को 107 सीटें बताई थी, लेकिन कांग्रेस को 114 मिली थी और 13 इन्होंने अदर्स को बताई थी, जबकि अदर्स को सिर्फ 4 सीटें मिली थी। सनी। बिल्कुल। और न्यूज 24 पेस की तरफ से जो कहा गया था उसमें बीजेपी को 103 सीटें मिलने की बात कही गई थी, जबकि 115 सीटें कांग्रेस के लिए कही गई थी। तो कांग्रेस के लिए लगभग ये नजदीक पहुंच गए थे और 12 जो सीटें थी वो अन्य के खाते में इन्होंने दी थी। तो कहीं ना कहीं जो परिणाम आए थे ये उस वक्त के जो परिणाम थे बिल्कुल आसपास पिछली बार जो है ना वो टक्कर देखने को मिली थी और इस बार भी कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है। लेकिन अब देखना, दावे अपनी जगह है। जब 3 दिसंबर को सही सामने आएगा तब पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल बहुत नजदीक होते हैं। जन की बात कर लेते हैं सनी। जन की बात यदि करें दर्शकों तो 118 सीटें बीजेपी के खाते में 2018 में जन की बात ने दी थी, 105 सीटें कांग्रेस के खाते में दी थी और अदर्स को 7 सीटें दी थी। बिल्कुल। और चाणक्य की तरफ से यह कहा गया कि 103 सीटें बीजेपी को मिलेगी, 125 सीटें कांग्रेस को, 2 सीटें अन्य के खाते में जाएगी। तो लगभग ये भी नजदीक पहुंच गए थे। बिल्कुल। और अब सी वोटर की बात करते हैं दर्शकों। सी वोटर 106 सीटें बीजेपी को दे रहा था और बीजेपी को रियल में जो मिली थी वो 109 मिली थी। आपको बता दें 118 इसने दी थी कांग्रेस को और अदर्स के खाते में 6 सीटें सी वोटर ने 2018 में एग्जिट पोल में दिखाई थी। और एक्सिस माई इंडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल रहा। 111 सीटें बीजेपी को दिखाई थी, हालांकि बीजेपी को 109 मिली। वही कांग्रेस के खाते में 113 सीटें एग्जिट पोल ने दिखाई थी, कांग्रेस को 114 मिली थी और अन्य को 6 सीटें यहां पर दिखाई गई थी। तो इस तरह से लगभग पिछले बार का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के लिए बहुत नजदीक था, बहुत करीब था। लेकिन इस बार का एग्जिट पोल कितना करीब रहेगा, कितना नजदीक रहेगा, ये देखना भी बहुत ज्यादा दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल। और हम दर्शकों आपको बता दें कि हम संभाग और रीजन के जरिए आपको समझाएंगे कि कहां किसको कितनी सीटें मिल रही है, कहां जो तीसरा दल है वो समीकरण बिगाड़ रहा है। सब कुछ आपको बताएंगे विस्तार के साथ। लगभग 10 मिनट का वक्त और शेष है। इसके बाद आप देखिएगा कि 2023 एग्जिट पोल क्या कह रहा है। और सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे INS 24/7 पर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लगातार 2 हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। इस बीच आपको बता दें कि जब मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो हम उसको चंबल संभाग में, महाकौशल संभाग में, बघेलखंड में जिसमें विंध्य और बुंदेलखंड शामिल हैं, भोपाल रीजन की भी हम इसमें बात करेंगे दर्शकों। इसके अलावा मालवा नीमा बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी बात करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे सनी, तो साउथ रीजन, नॉर्थ रीजन और सेंट्रल रीजन में बांटकर यहां समझाएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही है, कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है। इस बीच अब आपको बता दें कि चूंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और अब एक बार फिर से रवि भोई जी आपका रुख करते हुए आपसे समझना चाहेंगे कि इस बार आपको लगा कि मुद्दे जो हैं वो हावी रहे या किसी की लहर हावी रही या घोषणा पत्र हावी रहे, क्या रहा छत्तीसगढ़ में इस बार, जिसे समझकर सोचकर मतदान केंद्रों तक मतदाता पहुंचे हैं? देखिए सोनल जी, इस बार घोषणा पत्र हावी रहा छत्तीसगढ़ के चुनाव में, क्योंकि दोनों दलों ने एक जैसे करीब घोषणा पत्र किया था। 2018 में जनता पार्टी ने किसानों के मुद्दे को नहीं छुआ था, लेकिन इस बार देखा कि पिछली बार कांग्रेस को बहुमत मिली थी, इस कारण उसने भी किसानों को समर्थन मूल्य, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए और 2 साल का बकाया बोनस देने की बात की। फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को टच किया, युवाओं को टच किया और आप देखेंगे कि पहले चरण में
जो 20 सीटों में मतदान हुआ उसमें महिलाओं ने भारी मतदान किया, और उसके बाद कांग्रेस ने दिवाली के दिन ही गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च किया महिलाओं के लिए, जिसमें 15,000 रुपए देने की घोषणा की। तो इस बार छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने काफी वोटिंग की है, और ये सारे कुछ जो घोषणा पत्र है, इनके जो वादे किए गए, वादों का असर बहुत ज्यादा रहा है। इसके साथ जो मुद्दा रहा वहां पर रोजगार का भी मुद्दा इस बार भारी रहा। बिल्कुल। रमेश शर्मा जी, आपसे भी हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में यही समझना चाहेंगे, जिस तरह का घोषणा पत्र रहा है, महिलाओं को तरजीह दी गई है, युवाओं के लिए युवा नीति बनाई गई है, तो दूसरी तरफ आईपीएल की टीम बनाने की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में मतदाता के सामने विकल्प तो बहुत सारे घोषणाओं के हैं, लेकिन मतदाता किसकी घोषणाओं को ज्यादा प्रेफर करेगा, किसको ज्यादा तरजीह देगा? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि दोनों पार्टियों में घोषणाओं की ऐसा लगा था कि जैसे कोई प्रतिस्पर्धा ही चल रही है। एक ने जो घोषणा की है, दूसरे ने उसमें बढ़ा के घोषणा की। जैसे उदाहरण के लिए, अगर 1,000 रुपए लाडली लक्ष्मी घोषित भाजपा ने की, तो कांग्रेस ने कहा कि हम 1,500 नारी सम्मान देंगे। तब फिर भाजपा ने कहा कि हम इसको बढ़ा करके 3,000 तक करेंगे। ठीक उसी प्रकार समर्थन मूल्य अगर उन्होंने कहा कि हम 2,400 और 2,500 देंगे, तो इन्होंने कहा कि हम 2,700 और 3,100 देंगे, किसान का समर्थन मूल्य। इसी तरीके से नौजवानों को गैस का सिलेंडर अगर कांग्रेस ने कहा कि हम 500 में देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम 450 में देंगे। तो दोनों ही पार्टियों में ऐसा लग रहा था कि स्पर्धा चल रही है दोनों में। अब इसमें अब मतदाता ने किस पर ज्यादा यकीन किया है, ये तो अब 3 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन दोनों पार्टियों में घोषणाओं की स्पर्धा थी, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने की स्पर्धा थी। ये पूरे चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली है। अब मतदाता ने किसको पसंद किया है, ये तो अब 3 को ही पता चलेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 3 को ही जो है असल नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इस बीच एक चीज स्किप हो रही है यहाँ पर। रमेश जी, आप ही के साथ शुरुआत कर रहे हैं। तेलंगाना जिस पर आज मतदान हुआ, इसके अलावा राजस्थान और मिजोरम। तो राजस्थान का पहले रुख कर लेते हैं, हिंदी बेल्ट का राज्य है वो, उसके बारे में क्या समीकरण बैठा पा रहे हैं, क्या सोच पा रहे हैं? वहाँ का वोटिंग प्रतिशत, जो वहाँ रिवाज और राज की बात इस बार बहुत चली कि भाई क्या राज एक बार फिर से कांग्रेस का ही रहेगा, या जो रिवाज है उसी पर लोगों ने वोट दिया है, हर 5 साल के बाद सरकार बदल देने का। रमेश शर्मा जी क्या सोच रहे हैं? राजस्थान की जो परंपरा रही है कि वो 5 साल में सरकार को बदल देते हैं। और एक और बात रही है, पोलिंग का परसेंटेज अगर अधिक होता है तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और जिस तरीके से वहां पर पोलिंग का परसेंटेज हुआ है और फिर वहां से खबरें आई हैं, तो वहां का लगभग ऐसा लग रहा है कि मतदाता ने संभवतः कुछ निर्णय किया है सरकार को बदलने का। लेकिन अब वो ये आकलन अपन दूर से बैठ कर रहे हैं। मतदाता ने अपने स्तर पर क्या काम किया होगा, ये देखने को ये तो अब नहीं कहा जा सकता। लेकिन राजस्थान के मामले में थोड़ा सा काफी कुछ संकेत लगते हैं। जी बिल्कुल। रवि भोई जी, आपसे मेरा राजस्थान से संबंध से ही एक सवाल है, क्योंकि राजस्थान में हमने देखा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक तरफ है, तो एक तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे और बाकी जो अन्य नेता है वो है। तो कई जो ऐसे घोटालों की बात आती है, पेपर लीक और अन्य मामले आते हैं, इन तमाम बातों का कितना प्रभाव पड़ेगा? और क्या इस बार, जैसे कि सोनल जी कह रहे थे, कि क्या रिवाज बदलेगा क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है? देखिए, हमेशा ये मान के चला जाता है कि जब वोटिंग परसेंट होता है तो सरकार विरोधी लहर होती है। और राजस्थान में तो सत्ता बदलने का रिवाज है, हर 5 साल में वहां बदलते हैं। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने की भी कोशिश की, भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाया, और गहलोत और पायलट के झगड़े को भी उठाया। तो हर ये कोशिश की कि वहां पे फूट डाल के किसी तरह सत्ता हासिल। लेकिन राजस्थान में जिस तरह वोटिंग हुई, उससे तो साफ लगता है कि वहां की परंपरा बनी रहेगी और राज रिपीट होने की उम्मीद कम दिखाई दे रही। जी बिल्कुल सर, इस सी वोटर को हम लोग जो है दर्शकों के साथ साझा करेंगे। बस अब से कुछ मिनटों के बाद दर्शकों आपको जो पहला रुझान कह सकते हैं कि कहां से आया, या पहला एग्जिट पोल जो क्या संकेत दे रहा है किस राज्य के, सब कुछ आपके साथ हम साझा करेंगे। लगातार 2 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि भोई जी और रमेश शर्मा जी लगातार अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा कर रहे हैं। रमेश शर्मा जी, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की बात करें तो 230 विधानसभा सीटें, एक ही चरण में यहाँ पर मतदान हुआ। इसमें हमने जिस तरह से इसे, या कहें मध्य प्रदेश जिस तरह से रीजन वाइज बटा हुआ है, सबसे ज़्यादा मुश्किलात रूलिंग पार्टी के लिए किस संभाग में या किस रीजन में आपको दिखाई दे रही है कि वहां के नतीजे, वहां के एग्जिट पोल चौंका सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर मुझे जो लग रहा है कि ये आपने पूछा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ की मानसिकता हर संभाग की अलग है। थोड़ी देर के लिए मुझे लग रहा है, बाकी तो सत्य क्या है वो तो अब पता चलेगा 3 को,
जिस तरीके से बिंद और महाकौशल में 2018 में भाजपा को जितनी सीटें मिली थी उसमें से कुछ सीट कम हो सकती है। बिंद महाकौशल की जो 56 सीटें हैं उनमें से कुछ सीटें कम हो सकती हैं, लेकिन इसकी भरपाई मालवा क्षेत्र में भाजपा को जो पिछली बार सीटें मिली थी उसमें इसकी भरपाई हो सकती है और वहां पर वो प्लस हो सकती है, ये घाटा मुनाफा उनका बराबर हो सकता है। दूसरा, महाकौशल में अगर हम देखें तो महाकौशल में दोनों ही पार्टियों की लगभग बराबरी जैसी स्थिति में महाकौशल में रहेगा, एक आध सीट कोई ऊपर नीचे हो। भोपाल में अगर हम देखें तो भोपाल में बीजेपी प्लस में रहेगी, ऐसा मान करके चला जा रहा है। भोपाल अब उत्तर के लिए तो सारा बहुत कुछ उम्मीदें निर्भर भी हैं इस करता बार। है ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपर, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में प्रचार का शोर भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा बगावत वहां पर बहुत ज्यादा है, तनाव बहुत ज्यादा है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप बहुत ज्यादा है। यद्यपि दोनों ही पार्टियों में जो विद्रोह हुआ है वो लगभग सब जगह हुआ है, बिंद में भी ज्यादा हुआ है, लेकिन ग्वालियर संभाग में जितना तनाव है उतना तनाव पूरे मध्य प्रदेश में कहीं नहीं है। तो मुझे जो लग रहा है कि निर्णायक जो है, अगर हम ये सारी सीटों को देखें, अगर मान लीजिए ग्वालियर चंबल संभाग को अलग करके देखें और विंध्य को, महाकौशल को, भोपाल रीजन को और मालवा क्षेत्र को, इसको देखें तो भले ही चाहे एक आध सीट का फर्क हो, भाजपा एक आध सीट में प्लस में रह सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। अब सारा कुछ निर्भर करेगा ग्वालियर चंबल संभाग में। चंबल के लिए बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि वहां तमाम दिग्गज बीजेपी के उतरे हुए हैं चुनाव मैदान में। वीडी शर्मा भी वहीं से, नरेंद्र सिंह तोमर भी वहीं से, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहीं से हैं, जिन्होंने 2018 के नतीजों को 2020 में पलट दिया था। तो चंबल बेहद खास होने जा रहा है सनी, और सबकी नजरें इसी पर। मालवा में एक ऐसा था मामला कि यहाँ पर ही जो सीटें थी उसकी वजह से कांग्रेस को बढ़त मिली थी, और इसलिए भी इस बार के जो परिणाम है, एग्जिट पोल जो अभी आएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी, तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन रवि भोई जी के पास मैं जाना चाह रहा हूं, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने देखा है कि कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोशिश की है नए चेहरों को भुनाने की, लेकिन बावजूद पुराने चेहरों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। ऐसे में इस बार ये जो पुराने चेहरों को दोहराया गया है, क्या उसका कोई गहरा इंपैक्ट पड़ेगा क्या? देखिए सनी जी, इस बार पुराने चेहरों को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति है। पुराने चेहरों में कई मंत्रियों को लेकर आशंका बनी हुई है और ये कहा जा रहा है ये सब फंसे हुए हैं, किसी में ये क्लियर नहीं है कि जीत जाएंगे। तो इस बार पुराने चेहरे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उलझन में है, और हर बात, जैसे रविंद्र चौबे की बात करें, रविंद्र चौबे के सामने एकदम नया चेहरा को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, फिर भी लोग आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि रविंद्र चौबे को बहुत चुनौती मिली। इसी तरह मोहम्मद अकबर को लेकर करें कि वहां पर भी पहली बार विजय शर्मा चुनाव लड़े और काफी टफ मुकाबला रहा। तो जो चाहे यहाँ बात करें बीजेपी में, कुरूद में अजय चंद्राकर के खिलाफ तारणी चंद्राकर ने बड़ी टक्कर दी। तो जो स्थापित चेहरे हैं उनको नए चेहरों से बहुत चुनौती मिली है, और ये मान के चले जा रहे हैं कई दिग्गज इस बार फंसे हुए हैं। और जहां सरगुजा में बात करें अमरजीत भगत की, उसके खिलाफ एकदम नए चेहरे को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहां भी ये मान के चला जा रहा है कि मुकाबला काफी टफ रहा। तो इस बार जो हर पुराने चेहरे, वहां ये एक नहीं कहा जा रहा है कि साफ क्लियर वो जीत के आएंगे, लेकिन उनको चुनौती है। जी बिल्कुल। और रवि जी, वाकई में ये भी है कि नए चेहरे इतने सीनियर लीडर्स को चुनौती दे रहे हैं, तो वाकई में जनता बदलाव चाहती है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या 15 साल वर्सेस ये 5 साल का मुकाबला देखने को मिलेगा, या फिर घोषणा पत्र को लोगों ने पढ़कर ये समझने की कोशिश की है दरअसल कि किससे हमें फ़ायदा हो रहा है, वो उस तरफ जा रहे हैं, या एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी? ये तो एग्जैक्टली जो है वो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, जब नतीजे ईवीएम से बाहर निकलेंगे। रमेश जी, लेकिन यहाँ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो अभी जो आपने विंध्य क्षेत्र की बात कही, वाकई में सभी पार्टियों के लिए, मतलब दोनों ही पार्टियों के लिए खास तौर पर चिंता जो बढ़ाई हुई इस क्षेत्र ने बढ़ाई हुई है, उसकी वजह भी है जाहिर तौर पर। एक तो ये कि बिल्कुल आखिर में जब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला था, तब जाके विंध्य को जो है वो प्रतिनिधित्व मिल रहा है। जो उम्मीद वो 5 साल करता रहा कैबिनेट में, यदि 2020 के बाद की बात करें तो उसको वो नहीं मिला था। ये सब भी इम्पैक्ट पड़ेगा। भरपूर प्यार दिया था 2018 में विंध्य क्षेत्र ने बीजेपी को, निश्चित रूप से इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिंद ने जिस तरीके से समर्थन दिया था, 30 में से मेरे ख्याल से 5 या 6 सीट कांग्रेस को थी, बाकी 24-25 सीट उन्होंने 24 सीटें भाजपा को दी थी। उसके बदले में जो उनको कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना था, वो उन्होंने नहीं दिया और मंत्रिमंडल में खाली पड़ी रही। इसके अलावा ये अपेक्षा और भी बिंद वालों को थी कि कितने सारे निगम मंडल थे जो आखिर तक खाली रहे,
बिंद के लोगों को ये अपेक्षा थी कि कहीं ना कहीं उस बात का उनको अवसर उसका कहीं ना कहीं मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो भी उसके पीछे कारण रहे हो, तो उसके कारण कहीं ना कहीं बिंद की उपेक्षा भी हुई है, और उपेक्षा होकर के कार्यकर्ताओं में निराशा भी जिस तरीके से हुई है। बिंद से एक और खबर आ रही है, मतदाता का मतदान अपनी जगह है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां भाजपा का जो कार्यकर्ता था, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इस बार उतनी चुस्ती और उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी चुस्ती और सक्रियता उन्होंने 18 में दिखाई थी। कितनी जगह से ये शिकायत आती है, कितनी बातें ऐसी होती हैं सोनल जी कि हमको और आपको पता लग जाती है मीडिया के नाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कोई राजनेता उसको स्वीकार करते नहीं है। कितने विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर्ची नहीं, मतदाता पर्ची मतदान वाली तो गई है जो चुनाव आयोग वाली, लेकिन जो पार्टियों के कार्यकर्ता अप्रोच करने जाते हैं पर्ची के नाम पर कि चलिए वोट करने दीजिए, वो कहीं ना कहीं भाजपा का कार्यकर्ता की वहां पर शिकायतें हैं कि वो नहीं पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये जो भाजपा के कार्यकर्ताओं का असहजता है और उपेक्षा रही है, इसके कारण ही वहां पर कुछ सीटों के घटने की संभावना है। बिल्कुल। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं की जब बात आती है तो छत्तीसगढ़ का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमने देखा जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का रहा, इस दौरान बीजेपी की जो सक्रियता बतौर विपक्ष के तौर पर होनी चाहिए कहीं ना कहीं वो कम दिखाई दी। रवि भोई जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। और साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव से ठीक पहले पूरा जो प्रबंधन था वो अमित शाह जी ने अपने हाथों में ले लिया। जो यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के नेता रहे हैं उनके हाथ में जो चीजें होनी चाहिए थी कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दी। क्या लगता है आपको कि इसका भी कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि सीधे सीधे केंद्र से सब कुछ ऑपरेट हो रहा था ना कि स्थानीय स्तर पर? जी सनी जी, आप देखेंगे कि 5 साल में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की निभानी थी, नहीं निभाई। एक तो संख्या बल काफी कम था और कहीं ना कहीं दबाव में लगता था। इसी कारण हाईकमान ने पूरी कमान संभाली और आप देखेंगे कि 3 महीने पहले तक ये मान के चला जा रहा था कि यहाँ पे कांग्रेस एक तरफा जीतेगी 2023 के चुनाव में, लेकिन इन 3 महीनों में एकदम बाजी पलट गई और ये कहा जा रहा है कि अब नेक टू नेक फाइट है। तो इसमें अमित शाह ने जो कमान संभाला या फिर ओम माथुर ने या फिर मनसुख मंडाविया ने, यहाँ पर लोकल लीडर को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। सारे दिल्ली के नेताओं ने संभाला पूरा प्रचार का कमान। और आप देखेंगे कि यहाँ पे चुनाव अभियान समिति भी और चुनाव प्रबंध समिति भी लास्ट मोमेंट में बनाया गया, जिसका कोई औचित्य नहीं रहा। सारा कुछ कमान केंद्र ने ही किया और अमित शाह आते थे और डायरेक्शन देके चले। तो 3 महीने में जब केंद्रीय नेतृत्व ने संभाला तो स्थिति को लगा और मुकाबले की स्थिति में आई और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कंपटीशन में दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और सरकार जिस तरह के थे, चाहे वो धान का मुद्दा हो, आखिरकार बीजेपी को दबाव में आकर ये कहना पड़ा कि पिछली बार का जो बोनस था वो हम देंगे, कर्ज माफी हम करेंगे, सिलेंडर की भी बात करनी पड़ी और अन्य योजनाओं पर भी जाना पड़ा। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं, चाहे वो पीजी से केजी तक की पढ़ाई, केजी से पीजी तक की पढ़ाई हो, या फिर ये जो लक्ष्मी वंदन योजना, महातारी वंदन योजना और एक जो उनकी गृह लक्ष्मी योजना है, उसके अंतर की बात हो, दबाव दोनों पार्टियों पर बराबर रहा है। जी निश्चित तौर से 2018 में जिस तरह से कांग्रेस ने स्वीप किया और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हुई, तो उससे लगा कि वही स्थिति फिर न हो, क्योंकि 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने बोनस देने और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने से मना कर दिया था। उनका साथ कहना थे हम ये राष्ट्रीय स्तर का मामला है और छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे। लेकिन जब देखा कि 2018 में किसानों ने पूरा समर्थन कांग्रेस को दिया, इस कारण यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए करने के लिए का निर्णय लिया और 21 क्विंटल खरीदी करने की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 2 साल का जो बकाया बोनस है वो देंगे। वो कर्ज माफी से उसकी तुलना कर रहे हैं। कांग्रेस ने कर्ज माफी की बात की है और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि हम 2 साल का बोनस देंगे जो कंपेंसेट हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने महतारी वंदन योजना लेकर आए, जिसमें 12,000 रुपए महिलाओं को साल भर में देने की बात की। इसके अलावा जो पीएससी घोटाला हुआ है उसकी जांच कराने की बात की, भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और महतारी वंदन योजना के चलते ही कांग्रेस को फिर से गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं लगता है दोनों दल घोषणा पत्र को लेकर दबाव में थे और हर बार उनका एक ही टारगेट था, किसी तरह से हम सत्ता में आए। बिल्कुल। रमेश जी, आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में
कि कांग्रेस देखिए बीजेपी ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, या कहें कि जो कुछ भी था सब कुछ झोंक दिया। इधर 7 जो है सांसद भी उतार दिए, केंद्रीय मंत्री भी उतार दिए, और घोषणा पत्र में भी जो भी दे सकते थे सभी वर्गों को सब कुछ दे दिया। तो कांग्रेस के पास क्या बचा, या कांग्रेस को इस बार क्यों जनता चुने? क्योंकि उसने तो सिर्फ 15 महीने का शासन देखा है कांग्रेस का, और वो भी सरकार कैसे गई थी, और उपचुनाव भी हो गए थे चूंकि उसके बाद, तो जनता चाहती तो वो रिपीट कर सकती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो क्या कारण रहेगा कि लोग कांग्रेस को पसंद करेंगे रमेश जी? देखिए, कांग्रेस के पक्ष में दो बात आती है। एक तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2018 में उन्होंने सरकार बनाई थी और 2020 में वो सरकार गई है, तो भले ही चाहे वो 1% मतदाता हो, लेकिन हाँ। कुछ मतदाताओं के मन में उस तरह के सरकार मैं गिरने रमेश जी, के प्रति हाँ, सहानुभूति जी। है, सहानुभूति कांग्रेस के प्रति है। एक दूसरी बात और है, उन्होंने नौजवानों को जो बेरोजगारी वाला मुद्दा है, वो नौजवानों के बेरोजगारी वाला मुद्दे को उठाया और उसकी उन्होंने स्टाइपेंड की बात की है। ये उनके एक पक्ष में जा रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने की है कि कहीं ना कहीं इस समय जो मोदी फैक्टर को लेकर के या राम मंदिर को लेकर के एक आंकड़ा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माफ कीजिए मैं आपको रोक रही हूँ रमेश जी, और ये आंकड़ा एग्जिट पोल जो इस वक्त कह रहा है बस्तर संभाग की 12 सीटों के बारे में कह रहा है। बीजेपी को 3 से 7 मिलती हैं दिखाई दे रही है, कांग्रेस को 5 से 9 सीटें दिखाई दे रही है, जबकि जेसीसीजे 0 पर समेटता दिखाई दे रहा है। ये आपको बता दें आदर्श के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। ये महत्वपूर्ण संभाग है। बस्तर संभाग की यदि बात करें तो ये बेहद महत्वपूर्ण, कहते हैं कि यहाँ जो जीतता है वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचता है। और ये जो एग्जिट पोल कह रहा है इस वक्त, हम आपको बता दें ताजा आंकड़े, जिसमें बीजेपी को यहाँ पर 3 से 7 सीटें मिलती दिखा रहे हैं, वही कांग्रेस को 5 से 9 और अदर्स के खाते में सिर्फ 1 जा रहे हैं। सनी, बेहद महत्वपूर्ण है संभाग और दोनों ही दलों ने यहाँ पर ताकत झोंक दी का थी। रास्ता बस्तर से जाता है। पिछली बार 11 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, लेकिन इस बार क्या होता है ये देखना होगा, क्योंकि ये जो एग्जिट पोल आ रहा है इसमें जो आंकड़े आ रहे हैं 3 से 9 तक का जो आंकड़ा है वो आ रहा है कांग्रेस के लिए, तो कुछ आंकड़े बीजेपी के लिए भी आ रहे हैं। बस्तर से तो कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, जहां पर उसे 5 से 9 मिल सकती है। ये अलग बात है कि पिछले बार के मुकाबले आंकड़ा घट गया यहां पर, लेकिन यहां से खुश होने की खबर सनी निकल कर आ रही है कांग्रेस के लिए। 5 से 9 सीटें उसको मिलती दिखा रहा है ये एग्जिट पोल, जबकि बीजेपी को 3 से 7 सीटें बता रहा है। बीजेपी को 3 से 7 सीटें बताई जा रही है, लेकिन बीजेपी ने यहां पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहां पर बहुत ज्यादा कोशिश की है बीजेपी ने। लगातार ओम माथुर ने बीजेपी का दौरा किया है और उसके बाद यहां पर कार्यकर्ताओं का जो जोश था उसको बढ़ाने की कोशिश हुई थी, जिसका ही शायद ये परिणाम में तब्दील हो सकता है। 3 से 7 सीटें बीजेपी को मिलने की बात कही गई है। तो 12 सीटों का फिलहाल पूर्वानुमान आ गया है, बेहद महत्वपूर्ण। रवि भोई जी, 12 बस्तर की सीटें बहुत महत्वपूर्ण। कहा जाता है कि बस्तर को जिसने जीत लिया उसने सत्ता को जीत लिया। ये पहला अनुमान क्या कह रहा है, पूर्वानुमान जो लगा रहे हैं, इसे किस तरह से देख रहे हैं भाई रवि भोई जी? सोनल जी, 2018 में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 1 ही सीट मिली थी और वो बाद में जब उपचुनाव हुआ तो भी हार गई। ऐसे में भाजपा के लिए तो ये बढ़त ही है, लेकिन ये पूर्वानुमान है कि कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हाँ, कांग्रेस को सीटों का नुकसान हो रहा है और वो नुकसान का असर कितना होता है कांग्रेस पर ये देखना पड़ेगा। लेकिन भाजपा खुश हो सकती है कि हमको यहाँ 3 से 7 सीटें मिल सकती है, हो सकता है 3, हो सकता है 4। यदि सीटें बढ़ती है तो उसका वोट, उसका जो होगा सीटों का आंकड़ा वो बढ़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की और लोगों ने बस्तर में खासतौर से 1 सीट, और जो बात आ रही है अदर्स को 1 सीट, अदर्स को 1 सीट यहाँ पे मान के चला जा रहा है कि मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इसमें एक बात मैं और जोड़ना चाह रहा हूं भोई जी, जिस तरह से जो महातारी वंदन योजना बीजेपी ने पहले जारी की थी, क्या उसका असर पड़ रहा है ये माने, इस वजह से जो बढ़त है वो यहां पर दिखाई दे रही है
जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ जमीनी स्तर पर उतरकर वो माथुर जी ने काम किया, उसका असर माने या कुछ और माने, और इसका जो एक सेटबैक है वो कांग्रेस को मिला, जिसकी वजह से यहां पर कांग्रेस 5 से 9 के बीच में दिखाई दे रही है। निश्चित तौर सनी जी, एक तो जो महतारी वंदन योजना है उसका असर था। तब कांग्रेस ने गृहलक्ष्मी योजना लॉन्च नहीं किया था फर्स्ट फेज के इलेक्शन में। एक तो वो है। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में वहां मेहनत किया, जमीनी स्तर पर मेहनत किया, उसका असर भी। और जो कुछ घटनाएं हुई वहां पे पिछले कुछ सालों के भीतर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और जो वहां पे एक जातिवाद का भी मुद्दा पहली बार उठा, क्रिश्चियनिटी का, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ देने की कोशिश की है वहां। बिल्कुल वही जी। जो आदिवासी वहाँ, ये चूंकि आदिवासी क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित इलाका है ये, इस बीच ये कहते आए कि जो स्थानीय पार्टियां हैं वो खासा असर डालेंगी, लेकिन ये जो अभी एग्जिट पोल बता रहा है ये उससे मेल खाता है क्या? जो ग्राउंड जीरो पर लोग जाकर कह रहे थे कि नहीं अब तो भरोसा उठ गया है दोनों ही पार्टियों से और अब लोग समझ गए हैं कि कौन किसका भला करेगा, क्योंकि दोनों ही पार्टियों को अपना मत देने के बाद फाइनली आज भी वो मुख्य धारा से जुड़ने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं। देखिए सोनल जी, आज भी छत्तीसगढ़ में 2 पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। जहां तक बस्तर की बात है, बस्तर में अमर राज पार्टी जो अरविंद नेताम का है, वो माना जा रहा था कुछ करेंगे, लेकिन वो भी बहुत नई पार्टी थी और उनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं था। लेकिन आदिवासियों के बीच होने का, आदिवासियों से जुड़े होने के कारण ये मान के चला जा रहा था कि वो वोट काटेंगे। अब वो वोट किसके काटे हैं इस पे निर्भर करेगा। निश्चित तौर से वो पार्टी कहीं ना कहीं तो वोट को प्रभावित किए हैं, लेकिन अदर्स को जो बात आ रही है एक सीट, इससे मान के चले जा रहे हैं कि वहां कोई एक दल जो लोगों में कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो सीपीआई का जनाधार वहां पे नक्सल इलाकों में है वो दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल। और रमेश जी, आपसे समझना चाह रहे हैं दरअसल इस विषय को, और यहाँ पर कि देखिए आंकड़ा बहुत आसपास ही है, बहुत, क्योंकि ये अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्टली क्या हो गई तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन आसपास ही है। यानी इस बार जो कांटे की टक्कर की बात आ रही थी सामने, उसे समझ लेना चाहिए कि वैसा ही कुछ होने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें मैं एक और जोड़ना चाहूंगा सोनल जी, जिस तरह से आदिवासियों की चूंकि बात हो रही है, पिछली मर्तबा आदिवासियों का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के हिस्से में चला गया था, और इस बार क्या ये जो बदलाव जिस तरह से, क्योंकि इस बार हमने देखा कि आदिवासियों के चाहे त्योहार हो, उनकी छुट्टियां देने की बात हो, उनके लिए योजनाएं लॉन्च करने की बात हो, तमाम तरह की कोशिशें हुई है, तो क्या आदिवासी वोट बैंक इस बार बीजेपी के पक्ष में आता हुआ आप देख पा रहे हैं? देखिए, मोटे तौर पर ये जो अभी मेरा अनुमान जो है, पिछली बार की तुलना में भारतीय जनता पार्टी का 4 से 5% वोट छत्तीसगढ़ में बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो अभी एग्जिट पोल आपने दिखाया है बस्तर का, इसमें एक चीज मुझे थोड़ी सी आश्चर्यजनक दिख रही है कि टोटल सीट 12, वो टोटल सीट 12 में वो जो अंतर दिखा रहे हैं वो 4 सीटों का दिखा रहे हैं, 3 से 7 और 5 से 9, 4 सीटों का अंतर। यानी वो मार्जिन जो लेकर के चल रहे हैं 33% लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखेंगे मैक्सिमम सीटों में वो दोनों को जिता रहे हैं। अगर 12 में से 7 सीट जो है वो भाजपा को मिल गई तो भी जीते हैं, और 9 को कांग्रेस को मिल गई तो भी जीते हैं। तो मैं समझता हूं एग्जिट पोल को 12 सीटों के मामले में तो कम से कम 2 सीट का अंतर लेकर के चलना चाहिए, 4 सीट का लेकर के नहीं चलना चाहिए। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने कहा है कि भाजपा का 4 से 5% वोट छत्तीसगढ़ में बढ़ने की मुझे उम्मीद है। वो सरकार बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा ये तो कहा नहीं जा सकता। रमेश जी, इस वक्त बीच में आपको रोक रहे, एक बड़ी खबर बता दें कि सरगुजा को लेकर, सरगुजा संभाग का जो पूर्वानुमान है वो आ चुका है, वो बता देते हैं दर्शकों को। कांग्रेस को 10 से 18 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है, बीजेपी को 8 से 16 सीटें मिल सकती है। तो सरगुजा के लिए ये बड़ी खबर आपको बता दें एग्जिट पोल की, जहां पर संभावित जो सीटें हैं जा सकती है सनी, सरगुजा ये महत्वपूर्ण है। कांग्रेस को 10 से 18 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी को 8 से 16 सीटें मिल सकती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर एग्जिट पोल, सरगुजा संभाग बेहद महत्वपूर्ण। और डिप्टी सीएम यहां के यानी छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव यहां से आते हैं, और इस बीच आपको बता दें कि यहां पर 14 सीटें हैं। और ये भी आपको बता दें दर्शकों कि खुद टीएस सिंहदेव कई बार ये स्वीकार कर चुके हैं कि हमेशा जो नतीजे वो एक साथ नहीं आते, लेकिन इस बार कुछ वही हुआ है। एक सुधार भी हम बता दें कि 14 सीटें दरअसल यहाँ पर है, और यहाँ पर 14 सीटों के अनुसार सरगुजा में जो एग्जिट पोल है वो क्या बता रहा है दर्शकों को ये बता देते हैं। तो छत्तीसगढ़ की सरगुजा की सीट पर पिछली बार कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया था,
और पिछली बार एक कारण ये भी था कि वहां पर टीएस सिंहदेव को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर भी बताने की कोशिश की गई थी, उसका भी असर पड़ा था और जिसकी वजह से भी एक बड़ा जो मतदाता है वो प्रभावित हुआ था। लेकिन इस बार क्या मतदाता प्रभावित होता है, क्या ये देखना होगा, क्योंकि डेप्यूटी सीएम चुनाव से ठीक पहले उनको बनाया गया है और कहीं ना कहीं उनका बार बार जो प्रतिक्रियाओं का दौर था वो भी जारी था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता या मैं लड़ूंगा तो मन से नहीं लड़ूंगा, इस तरह की बातें वो कर रहे थे। ऐसे में मतदाता इन बातों पर भी फोकस था और वो इस बात को भी देख रहा था। ऐसे में इस बार क्या चुनाव इससे प्रभावित होंगे ये भी देखना होगा, समझना कह रहे हैं सनी। और ये जो टैली इस वक्त बता रहे हैं, हम सरगुजा संभाग की बात करें दर्शकों, जिसमें 14 सीटें आती हैं और बीजेपी को 5-9 मिल रही हैं, वहीं कांग्रेस को भी 5 से 9 मिल रही हैं, वहीं अदर्स के खाते में 1 जारी है। चूंकि रमेश जी लगातार इस विषय पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, रमेश जी आपसे एक चीज जरूर समझना चाहेंगे। देखिए, इसके पहले हमने बस्तर की 12 सीटों पर बात की तो आपने हमें समझाया कि 3 से 7 सीटें और 5 से 9 सीटें यदि जा रही हैं तो बहुत कोई अंतर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह सरगुजा संभाग की यदि बात कर लें तो पूरी की पूरी सीटें पिछली बार कांग्रेस के खाते में चली गई थी, इस बार खूब जोर लगा रहे हैं, कद्दावर वहां से लोग उतरे हुए हैं, कांग्रेस के कैबिनेट के मंत्री वहां से उतरे हुए हैं, उसके बावजूद भी 5 से 9 बीजेपी को, 5 से 9 कांग्रेस को और अन्य के खाते में 1 दिखा रहे हैं। इसका मतलब यही कि वाकई में कांटे की टक्कर छत्तीसगढ़ में। ये जो अभी आपका दिखाया इससे तो मुझे सरगुजा क्षेत्र में कांटे की टक्कर लग रही और उसका एक कारण है निश्चित रूप से, जैसा कि आपने बताया, सनी जी ने बताया कि वो वहां पर जो सिंहदेव जी का फैक्टर रहा है, उनकी जो पूरे 5 वर्षों तक कहीं ना कहीं निराशा रही है। छत्तीसगढ़ की एक विशेष बात ये रही कि सरकार भारी बहुमत में थी, काम भी उन्होंने कुछ ठीक ठाक काम किए, लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो अंदरूनी खींचतान रही है सिंहदेव के बीच में और बघेल साहब के बीच में, उसका कहीं ना कहीं इसके चुनाव में फर्क पड़ेगा। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात, अगर आपने ध्यान दिया हो तो इस बार राम मंदिर को लेकर के छत्तीसगढ़ में संघ ने बहुत अप्रोच की है, उन्होंने गांव-गांव में बैठकें की हैं, शहरों में बैठकें की हैं। वो जो एक भावनात्मक बातचीत की थी, वो भावनात्मक बातचीत वोट में बदले, इसलिए उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी प्रांतीय नेतृत्व को थोड़ा सा पीछे किया और कहीं ना कहीं मोदी का चेहरा, अमित शाह का चेहरा, और उन्होंने खुल करके राम मंदिर की बात चुनाव की, क्योंकि संघ वालों ने वहां बैठ की थी। तो इसका के कारण ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो संघ का काम था जमीनी स्तर पर, उसको भाजपा ने रणनीति से वोट में बदलने का प्रयास किया है। तो वो जो वोट बढ़ेगा छत्तीसगढ़ में, कहीं ना कहीं उसके नाते वोट बढ़ेगा। कांग्रेस का जो गिरेगा तो वो कहीं ना कहीं आपस की जो थोड़ा सा खींचतान रही है गुटी, उसके कारण गिरेगा उनका वोट। जी रवि भोई जी, आपसे सवाल यही है कि जिस तरह से टीएस सिंहदेव की जो टीज थी वो बार बार सामने आ रही थी और समय के ठीक पहले यानी कि चुनाव से ठीक पहले उनका मन रखने के लिए एक तरीके से उनको लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया कि अभी आपको डेप्यूटी सीएम हम बना देंगे। चुनाव के बाद भी उनकी प्रतिक्रिया आई कि अगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये कितना डैमेज करेगा? देखिए सनी जी, तो टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और ये साफ था कि वो नेता प्रतिपक्ष थे और उस बीच कई बार कह चुके थे कि मैं अब नेता प्रतिपक्ष है और सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री बनूंगा। और यही बात उन्होंने 2018 के चुनाव में प्रोजेक्ट भी किया था कि नेक्स्ट मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा, और इस कारण सरगुजा वालों ने काफी वोट दिया। इस बार कहीं ना कहीं लगता है कि वो 5 साल का निराशा उनके मन में झलका और इस बार वो नतीजे आने से पहले ही वो कह रहे यदि इस बार मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो फिर मेरा खत्म हो जाएगा भविष्य, और मुख्यमंत्री अभी से ही ये कहीं ना कहीं ये बात उठ रही है। और आप देखेंगे कि आखिरी दिनों में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के साथ केंद्रीय चुनाव समिति में रखा गया था जिससे कि बैलेंस बने। उसके अलावा टीएस सिंहदेव के कहने पे ही चिंतामणि महाराज और बृहस्पति सिंह का टिकट भी काट दिया गया। बस सरगुजा में टीएस सिंहदेव ने जो चाहा वही हुआ। अब ऐसे में कहीं न कहीं जिस तरह के एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं उससे लगता है कि वहां जो 18 में लोगों में उत्साह था या टीएस को लेकर जो लोगों में एक खुशी थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कहीं ना कहीं उनका ग्राफ गिरा है। एक सवाल यहाँ पे जरूर मैं पूछूंगी, क्योंकि अंबिकापुर और इसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो एरिया मेन पार्ट का जो कि अमरजीत भगत जी के उसमें आता है,
सीतापुर की यदि सीट की बात करें, मेन पार्ट का वो इलाका, शरणार्थी तिब्बती यहाँ पर रहते हैं और उनको जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो जिस तरह का उत्पादन करते हैं उसके लिए जो फूड प्रोसेसिंग की वो लंबे से वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, सिर्फ घोषणाओं पर ही 5 साल चलते रहे, उनके लिए भी ये विषय रहेगा या उनके जो मूल मुद्दे हैं उसकी वजह से ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है इस बार, या कहीं कांटे की टक्कर इस बार दिखाई दे रही है वहाँ पर? देखिए, सीतापुर में अलग से एक जाति समीकरण भी है और मेन पार्ट की जो लोगों की समस्या है वो भी एक समस्या बनी रहेगी। दूसरी बात, सरगुजा में हम बात करें, सरगुजा संभाग में 3 जिले आते हैं, एक तो मनेंद्रगढ़ कोरिया, दूसरा जसपुर वाला, और तीनों इलाकों का 3 सरगुजा डिवीजन जो बनता है, 3 अलग अलग नेचर का है। जसपुर में अलग है, ट्राइबल बेल्ट है पूरी तरह से, और मनेंद्रगढ़ का अलग है, तो वहां तीनों के नेचर में डिफरेंस होते हैं और इस बार वो अंतर वहां दिखाई पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दिग्गज को उतारा है, विष्णुदेव सहाय को जसपुर में, गोमती सहाय को सांसद को उतारा है, और सोनट, भरतपुर सोनट में केंद्रीय राज्य मंत्री को उतारा है। तो दिग्गजों को सरगुजा इलाके में उतारा है और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में वहां चाहती सरगुजा में सीट बढ़े। बिल्कुल, रमेश जी से सवाल मेरा यही था कि जिस तरह से बड़े दिग्गजों को, खासतौर पर जो सांसद रह चुके हैं या जो सांसद हैं, उनको उतारा गया, तो कहीं ना कहीं पार्टी की क्या मंशा ये भी है कि उनको लोकसभा चुनाव से पहले परखा जाए कि उनकी लोकप्रियता या जनता के बीच पकड़ अब भी मौजूद है या नहीं है? ये बात तो रही होगी, लेकिन फिर भी उनके मन में ये बात भाजपा के में रही है कि हमको किसी भी तरीके से, कोई भी कारण हो, कितनी बड़ी घोषणा करना हो, कैसे चेहरे उतारना हो, लेकिन इन तीनों राज्यों में अपनी सरकार को बहाल करना है। क्योंकि 2003 में देखेंगे तो इन तीनों राज्यों में सिलसिले से एक सिरे से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तो वो जो नुकसान उनको 18 में, चूंकि और 18 में तीनों राज्यों में हारे, तो इसलिए उन्होंने तीनों राज्यों में चुनाव को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न बना करके चुनाव को लड़ा। जहां तक मुझे जो लग रहा है कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख करके ये रणनीति नहीं है, ये राज्यों को जीतने की रणनीति है। कि चूंकि अगर 2014 का लोकसभा चुनाव देखें या 2019 का लोकसभा चुनाव देखें तो पूरे देश भर में विधानसभा चुनाव ने कोई बहुत फर्क लोकसभा चुनाव में नहीं डाला। अगर विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव पर असर डालता तो जिस तरीके से 2014 में उनको उत्तर प्रदेश में सीटें मिली थी, बंगाल में सीटें मिली थी, या 2019 में राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सीटें मिली थी, ये स्थिति नहीं बनती। तो कुल मिलाकर के लोकसभा की उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। यहाँ वो कहीं ना कहीं राज्यों पर मैक्सिमम अधिकार रहे और संभवतः उसके पीछे राज्यसभा की सीटें रही होंगी, क्योंकि अगर राज्यों में बहुमत रहेगा तो उसकी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन राज्यसभा के बहुमत पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के उनका जो ज्यादा जोर था राज्यों को हम जीत सकें, इसलिए उसका जोर था। अगर राज्यों का जोर ना होता तो पूरे तीनों राज्यों में वो केंद्रीय नेताओं को, बड़े बड़े चेहरों को क्यों उतारते? तो कुल मिलाकर के उनका केवल और केवल राज्यों पर फोकस रहा है और इसीलिए उन्होंने चेहरे उतारने के साथ साथ तीनों राज्यों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी की घोषणाएं हुई हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, या 450 रुपए का सिलेंडर हो, या समर्थन मूल्य में बोनस देने की बात हो, या बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या इलाज में पैसा देने की बात हो। तीनों राज्यों की नहीं है, लेकिन घोषणाएं और चेहरे उतार करके वो राज्यों में सरकार बनाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। रवि भोई जी, चूंकि महिलाओं का जिक्र बार बार हो रहा है, छत्तीसगढ़ में चूंकि जो पिछली बार वादा था वो कंप्लीट नहीं किया शराबबंदी का कांग्रेस ने, ऐसे में अब जिस तरह से घोषणा पत्र के बाद कर दी महिलाओं के सम्मान में, तो ऐसे में आपसे समझना चाह रहे हैं कि वाकई में महिलाओं का वोट ये वो शराबबंदी की बात भूलकर इस तरफ गया होगा, या जो आदिवासी महिलाएं हैं, चूंकि वहाँ पे वोट भी ज़्यादा पड़ा है, या जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वहाँ पर वोट इस बार ज़्यादा पड़ा है, शहरों में वनस्पत कम वोट पड़े हैं। पहली बार यदि पहले चरण में जिन 20 सीटों पर हुआ था उसमें अच्छा खासा 78 के ऊपर गया था। तो ऐसे में रवि भोई जी, महिलाएं कितना अपना जो है प्रभाव डाल पा रही हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उसे किस हद तक वो किन पार्टियों की तरफ देख रही हैं कि हाँ ये ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं हमारे लिए? देखिए सोनल जी, शराबबंदी का जो मुद्दा था पिछली बार कांग्रेस ने उठाया था, इस बार दोनों पार्टियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस ने कहा था शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी नहीं हुई और गांव-गांव में शराब बिक्री हुई, काफी शराब का मुद्दा भी छाया रहा, तो उसका असर कहीं न निगेटिव असर महिलाओं पर पड़ा और महिलाएं काफी हद तक नाराज इस बात से कि
कि सरकार ने शराबबंदी नहीं की और शराब ओपन मार्केट में खुल गया बहुत ज्यादा और इसका घरों पे असर पड़ा। तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। और देखेंगे आप कि पहले चरण में जिस तरह से महिलाओं ने वोटिंग किया, उसके बाद वोटिंग किया, तो निश्चित तौर से ये महिलाओं की नाराजगी तो दिखी और इसलिए वो अब वोट किस तरह से तब्दील हुआ उनकी नाराजगी में, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा मानना है कि महिलाएं कहीं ना कहीं नाराज थी और घर से निकल के सामूहिक रूप से वोट दी। गांव में तो घरों में पूरे मोहल्ले के लोग या गांव के लोग निकल के वोटिंग करने के लिए निकले और वोट डाला है, एक मुश्त वोट डाला है और जिसका भी जिस तरफ भी गया हो उसको फायदा होगा। बिल्कुल। एक बार दर्शकों को यह भी बता देते हैं कि किस तरह से एग्जिट पोल में बस्तर को लेकर जो 12 सीटें वहां पर है, वहां के लिए जो अनुमान आए हैं, बीजेपी के पक्ष में 3 से 7 सीटें यहां पर दिखाई देती है, तो वही कांग्रेस के लिए 5 से 9 सीटें और अन्य के लिए 1 सीट दिखाई देती है। तो यहां पर जिस तरह से बस्तर के लिए हर बार कहा जाता है कि बस्तर एक ऐसी जगह है जहां से छत्तीसगढ़ की सियासत का रास्ता होकर गुजरता है, बस्तर जिसको चुन लेता है वही सत्ता में काबिज होता है। सरगुजा में 14 सीटें हैं, यहां पर भी बीजेपी 5 से 9 सीटों पर दिखाई देती है, कांग्रेस 5 से 9, यानी कि कांटे का मुकाबला है। जो टीएस सिंहदेव वाला फैक्टर है वो यहां पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है और शायद यही वजह है कि इस जगह पर मुकाबला कांटे का, जिसका कि फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इंतजार है बिलासपुर का और सेंट्रल रीजन का भी, जहां पर आने वाले समय में हम ये बताएंगे दर्शकों को कि किस तरह से एग्जिट पोल क्या कहता है। लेकिन रमेश जी के पास मैं आना चाह रहा हूं। रमेश जी, जिस तरह से जिक्र हो रहा है महिलाओं का या योजनाओं का, यहां पर बार बार विपक्ष मध्य प्रदेश में यह कहता रहा है कि मामा ने या शिवराज सिंह चौहान ने, लाडले भाई ने 18 सालों तक महिलाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया और चुनाव के ठीक पहले महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना वो ले आए। तो ये जो एक इम्पैक्ट है या जो इमोशन है, इसको कांग्रेस खेलने में कितना कामयाब हो पाएगी और इसका कितना असर पड़ेगा? ये तो चूंकि कहा नहीं जा सकता इसका कितना असर पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप महिलाओं को देखेंगे तो महिलाओं के प्रति शिवराज सरकार ने पहले दिन से उसमें ध्यान दिया है। सबसे पहले वो जननी सुरक्षा योजना लाए थे, तो जननी सुरक्षा योजना से कहीं ना कहीं ये जो गर्भ अवस्था में जो महिलाओं को लाभ मिला उससे अनुपात भी सुधरा है यहाँ पर। फिर वो लाडली लक्ष्मी योजना लेकर के आए थे, फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लेकर के आए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले उन्होंने महिलाओं पर ध्यान ना दिया हो, वो सिलसिलेवार लगातार होते चलते चले आ रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक खेला लाडली बहना वाला, उसको जो और वो भी ताबड़तोड़ लागू किया, और ताबड़तोड़ लागू करने के बाद जब कांग्रेस ने 1500 कहा तो उन्होंने 3000 तक की घोषणा की है। तो स्वाभाविक रूप से ये थोड़ा सा बड़ा चर्चा का विषय बना। अब महिलाओं ने इस पर कितना ध्यान दिया है कितना नहीं दिया है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये आम चर्चा का विषय है कि लाडली लक्ष्मी ने भाजपा को लाभ पहुंचाया है, और वाकई पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आम चर्चा का विषय तो फिर यही बनाइए। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में अब इंतज़ार है दर्शकों की अब हम 64 सीटें जो बची हुई हैं उनके बारे में भी जिक्र करें बहुत जल्दी। उसमें एग्जिट पोल क्या कह रहा है, सी वोटर क्या कह रहा है, ये भी हम आपको बताएंगे बहुत जल्दी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि फिलहाल जो 2 रीज़न हमने आपको बताए हैं, बस्तर के बारे में बात की, सरगुजा के बारे में बात की है, इन दोनों में ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब महत्वपूर्ण है 64 सीटें, जिसके अंतर्गत रायपुर आएगा, दुर्ग आएगा और बिलासपुर आएगा। बिलासपुर की 24 सीटें आएंगी, रायपुर और दुर्ग की 20-20 सीटें आएंगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण रीजन है, ये किस तरफ जा रहा है। पिछली बार जब सत्ता बनी थी तो कहते हैं कि दुर्ग जो है वहीं से ये सत्ता हासिल की थी और यहाँ पे तमाम दिग्गज भी कैबिनेट में अपनी जगह पाने में कामयाब रहे थे और बड़े पदों पर, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र से आते हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन से ऐसे हैं जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है। हाँ, और तमाम दिग्गज हैं वहां पर। आप देखेंगे तो चाहे मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो, महिला बाल विकास मंत्री हो या पीएचई मंत्री हो, लगभग आधी जो मंत्रिमंडल की जो एक फौज है वो वहीं से आ रही है। बिल्कुल। तो आप ये समझ सकते हैं सनी कि कितना महत्वपूर्ण है ये रीजन, जिसके बारे में अब से बस हम आपको बताने ही जा रहे हैं। 64 सीटें कितना महत्वपूर्ण योगदान अपना दे रही हैं, 20 रायपुर की, 20 दुर्ग की और 24 सीटें बिलासपुर की। तो अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देगा। इस बीच आपको बता दें अब तक जिन 2 संभागों की बात हमने की उसमें कांटे का मुकाबला यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कांटे के मुकाबले के बीच यदि हम बात करें, सरगुजा संभाग की 14 सीटें आती हैं, जिसमें 5 से 9 बीजेपी के खाते में दिखा रहा है सी वोटर, 5 से 9 कांग्रेस के खाते में दिखा रहा है सी वोटर, वहीं 1 अदर्स के खाते में दिखाई दे रहा है। वहीं यदि बस्तर संभाग की बात करें तो 3 से 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई, कांग्रेस के 5 से 9 सीटें जाती हुई और वहीं अदर्स में जो है 1 के अदर्स के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जी सर, सेंट्रल से एक अपडेट हमारे पास आ रहा है सेंट्रल की सीट के लिए,
और ये जो अपडेट आ रहा है ये हम पहुंचा देते दर्शकों तक। सेंट्रल से रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर की 3 सीटें आनी है और इसके लिए सेंट्रल की जो 64 सीटें उसके लिए हम बताने जा रहे हैं कि क्या अपडेट आएगा। बीजेपी के लिए दिखा रहा है 28 और 32 का रेशो जो है वो दिखाया जा रहा है। हाँ, 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं बीजेपी को, वहीं कांग्रेस को 31 से 35 मिल सकती हैं और अन्य को 2 शून्य से 2 सीटों तक मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। हाँ। तो 64 सनी, इसी तरह ये जो रीजन बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में देखिए 28 से 32 बीजेपी के खाते में, 31 से 35 कांग्रेस के खाते में और 0 से लेके 2 यानी 0 से लेके 2 अदर्स के खाते में। वोट प्रतिशत की बात कर लें, 41% दिखा रहा है बीजेपी के लिए, 43% कांग्रेस के लिए और 16% अन्य के लिए। यानी यहाँ पे कांग्रेस जो है वो सफल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि बहुत कोई अंतर नहीं है, 41% और 43 यानी सिर्फ 2% का अंतर है सनी। और ये नतीजों में, मतलब जब रियल नतीजे आएंगे उसमें तब्दील कितना होगा ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, लेकिन रवि जी से सवाल मेरा यही है, वोट परसेंटेज छत्तीसगढ़ में इसके पहले हमने देखा है कि 1 से 1.5% का रहा है, लेकिन पिछली बार वोट परसेंटेज का जो गैप था वो बढ़ा था। ऐसे में जो वोट परसेंट का गैप पिछली बार बढ़ा था वो इस बार कितना भरने की संभावना है? वो जो गैप था 1-1.5% का, पिछली बार वो 10% हुआ था। अब ये जो गैप है क्या इस बार नेक टू नेक हो सकता है क्या? देखिए सनी जी, आप देखें 2003 से लेकर 18 तक के चुनाव, 13 तक के चुनाव में वह भाजपा की सरकार बनी 3 बार लगातार, तो उसमें 1% का ही या 0.75% का ही डिफरेंस रहा और उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2018 में 8% का डिफरेंस था और कांग्रेस की सरकार बनाई। तो छत्तीसगढ़ का जो नेचर रहा है अभी तक का, वो 18 को छोड़ दें तो 1-1.5% का ही अंतर रहा और उसी में सरकार बनाती रही बीजेपी। तो यहाँ वोटों का परसेंटेज इस बार भी 1-1.5% के अंतर से ज्यादा नहीं रहने वाला। जिस तरह से एग्जिट पोल में नतीजे आ रहे हैं और जिस तरह से चर्चा हो रही है, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि नेक टू नेक फाइट है, हाँ। वो एग्जिट पोल में भी नेक टू नेक फाइट दे रहा है। नेक टू नेक फाइट एग्जिट पोल में भी दिख रही है रवि भोई जी। अब आपको मैं टोटल आंकड़े भी बता दे रही हूँ कि सी वोटर क्या कह रहा है, उसका पूर्वानुमान क्या कह रहा है। बीजेपी को 36 से 48 सीट मिलने का पूर्वानुमान 90 में से, कांग्रेस को 41 में से 53 सीट मिलने का पूर्वानुमान सी वोटर लगा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, एग्जिट पोल क्या कह रहा है, सी वोटर क्या कह रहा है। अन्य के खाते में 0 से 4 सीटें जा सकती हैं। ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि 90 सीटें जो है उसमें से 36 से 48 बीजेपी के खाते में जा रही है, 41 से 53 कांग्रेस के खाते में जा रही है, जबकि अन्य के खाते में सिर्फ 4 जा रही है। यहां पे बता दें कि लगातार चुनाव के आते आते तक यानी आखिरी तक जब 2 चरणों में मतदान हुआ, ये कहा जाने लगा कि टफ फाइट बीजेपी कांग्रेस को दे रही है। पहले एक तरफा चुनाव था, लेकिन उसके छत्तीसगढ़ के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है 36 से 48 सीट मिलने का पूर्वानुमान है। लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े थे, उन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस व्यस्तता के बीच आपने समय दिया। लेकिन सरी, ये जो पूर्वानुमान है आपको चौंकाता है? बिल्कुल चौंकाता है। 36 से 48 बीजेपी के लिए और 41 से 53 कांग्रेस के लिए कहा जा रहा है। और हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि बीजेपी कमबैक करेगी, लेकिन कमबैक इतना अच्छा हो सकता है इसकी उम्मीद कम थी, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ कह रही थी 75 प्लस का नारा वो दे रही थी और 41 से 53 पर कांग्रेस को जो वोटिंग परसेंटेज है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वोटिंग मिलती दिखाई दे रही है, सीटें मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी ने बढ़त ली है और ये बीजेपी के पक्ष में एक अच्छी बात दिखाई दे रही है कि बीजेपी 36 से 48 के बीच 90 में से सीटें पा सकती है, यानी कि बहुमत का जो आंकड़ा है वो संभवतः बीजेपी के पक्ष में भी आ सकता है। और ये चूंकि एग्जिट पोल है और पूर्वानुमान है, ऐसे में परिणाम में कितना तब्दील होते हैं ये देखना होगा। लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत कम है, तो ये कहीं ना कहीं चौंकाता जरूर है कि 3 दिसंबर को कुछ भी हो सकता है। तो एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, और ये जो एग्जिट पोल के परिणाम बता रहे हैं 36 से 48 बीजेपी और 41 से 53 कांग्रेस, अन्य के खाते में 4 सीटें, ये बड़ा बदलाव जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। और 80 वोटर का पूर्वानुमान ही हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दर्शकों। और आपको बता दें कि 230 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में 199 पर मतदान हुआ है, 100 सीटें बहुमत का आंकड़ा होगी। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं, 46 बहुमत का आंकड़ा होगा। वहीं तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें, 60 बहुमत का आंकड़ा होगा। इसी तरह मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें, 21 बहुमत का आंकड़ा होगा। इन सब के बीच जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शकों आप देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों के संदर्भ में है। क्या कह रहा है सी वोटर? कह रहा है बीजेपी को मिल रही हैं 36 से 48 सीटें, कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 41 से 53 सीटें, अदर्स के खाते में 4 जा रही हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अरविंद तिवारी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ।
और इस बीच अरविंद जी, आपका रुख करते हुए, ये जो सी वोटर्स कह रहा है उसका पूर्वानुमान कह रहा है, हालांकि तमाम एजेंसियां इस वक्त जो हैं वो अपने आंकड़े दिखा रही हैं और समझाने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरफ इस बार संकेत मिल रहे हैं, कहां किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन अरविंद तिवारी जी की प्रतिक्रिया पहली क्या होगी छत्तीसगढ़ के इस पूर्वानुमान के बारे में? देखिए, मैं लगातार इसको वॉच कर रहा हूँ और जो INH हरिभूमि पर जो डेटा सामने आया है, लगभग छत्तीसगढ़ का परिदृश्य इसके आसपास ही नजर आ रहा है। मतलब इससे इतर नहीं है। छत्तीसगढ़ में नो डाउट बहुत क्लोज फाइट है दोनों दलों के बीच में, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। और ये चुनाव के अंतिम पखवाड़े में, अंतिम 15 दिन में बीजेपी ने हम पूरी ताकत अपनी झोंकी थी। और ये जो एग्जिट पोल के जितने भी अलग अलग फोरम पर जो डाटा सामने आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है कहीं ना कहीं कि छत्तीसगढ़ में बहुत क्लोज फाइट है। बीजेपी ने पिछले 15 दिन में अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। उसी का नतीजा है कि बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है और उसमें बढ़त जो है कांग्रेस की स्पष्ट दिख रही। तो यही परिदृश्य लगभग मुझे छत्तीसगढ़ का नजर आ रहा है कि इसी के आसपास छत्तीसगढ़ के चुनावी नतीजे रहना। अरविंद तिवारी जी, लेकिन क्लोज फाइट आपने कहा, ये कैसे हो जाता है जबकि छत्तीसगढ़ में, देखिए वादे तो मध्य प्रदेश में भी किए थे 2018 में, लेकिन पूरे यदि कहीं किए गए तो वो यहीं किए गए, यदि कुछ को छोड़ दिया जाए तो। हालांकि अलग बात है कि कांग्रेस में भी अलग अलग आंकड़े देते रहे वादों के संबंध में कि हमने इतने पूरे किए, कोई कह रहा था हमने 36 के 36 कर दिए, कोई कुछ कह रहा था। ये लड़ाई चलती रही, लेकिन इन सब के बीच ये क्लोज फाइट कैसे हो गई? मतलब तब जबकि दोनों के घोषणा पत्र लगभग एक से हैं और 5 साल में जो कांग्रेस थी बड़ी कॉन्फिडेंट थी, तो ये जो क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहा वो काम यहाँ पे कर गया, या फिर घोषणा पत्र या महतारी वंदना योजना? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर दोनों पार्टियों ने तो पूरी कोशिश की थी कि श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आपने बीजेपी ने आखिरी 15 दिन में इस इलेक्शन को अलग एक शेप दे दिया। जब पहले माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत क्लियर मेजोरिटी के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेगी, उसकी अच्छी मेजोरिटी रहेगी, लेकिन हम देख रहे हैं जो सीन सामने आ रहा है, तो इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज को लेकर, सरकार में बैठे लोगों से जो जुड़े मुद्दे थे वो कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण बने। वो बीजेपी उसको जनता तक मजबूती के साथ रख पाई। भारतीय जनता पार्टी की देखिए एक खासियत है कि वो किसी इशू को अगर टेकअप करती है तो उसको जनता के बीच में दमदारी से ले जाती है। कांग्रेस इसमें पीछे रह जाती है। अभी अंतिम दौर में आपने देखा छत्तीसगढ़ में करप्शन से जुड़े जो इश्यूज थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दमदारी के साथ आगे बढ़ाया, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मिलता ही है। दूसरा ये कि एक देखिए, सरकार ने 5 साल में वादे, आपने जैसा कहा कि 5 साल में वादे पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता था कि पब्लिक से उनकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है सब, लेकिन एक एंटी इनकम्बेंसी भी तो एक फैक्टर हो ही जाता है ना। 5 साल जो सरकार काम करती है उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी भी फैक्टर हो जाता है। फिर देखिए, बीजेपी में ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जिस मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ा, कांग्रेस में तो वैसा हो नहीं पाता। तो ये तमाम पहलू ऐसे हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ में अंतिम पखवाड़े में आके बीजेपी ने काफी इंप्रूव किया, और वही कारण है कि अब जो है बिल्कुल क्लोज फाइट में वो कांग्रेस के साथ। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन जिस तरह से ये जो एग्जिट पोल के जो परिणाम आ रहे हैं इसको हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को, लेकिन अभी हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस आएंगे तो दोबारा आपसे हम समझेंगे इसका विश्लेषण, लेकिन अभी रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। एग्जिट पोल को लेकर तमाम जो आंकड़े हैं सबसे पहले सबसे सटीक आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल, तो मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर क्या कह रहा है एग्जिट पोल, और छत्तीसगढ़ की 90 सीटों पर तो बोल चुका है कि भाई यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और बीजेपी के खाते में 36 से 48, कांग्रेस के खाते में 41 से 53, अदर्स के खाते में 4 सीटें जाता हुआ दिखाई दे रही। लेकिन ये पूर्वानुमान है दर्शकों, एग्जैक्ट पोल क्या कह रहा है ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।